नेक्स्ट चैप्टर है शासन प्रणाली। तो आइए शासन प्रणाली के स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है और जिसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है, तो वो राजतंत्र है। वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है, मतलब राजा के बाद उसके बेटे और उसी के कुल का सदस्य बनता है। इसमें कुलीन तंत्र, इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े ही लोगों में निहित होती हैं तथा वही इसका प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र, डेक्टर डेक्टेटरशिप कहते हैं। और यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र, वर्तमान समय में शासन का सबसे लोकप्रिय रूप जो है वो प्रजातंत्र है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। इस इस शासन प्रणाली को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। राज्य के चार प्रमुख तत्व हैं। ये है संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार या सत्ता है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहा जाता है और ये ब्रिटेन में प्रचलित है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती हैं एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता के केंद्र एवं राज्य में संवैधानिक रूप से बटा हुआ है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका में प्रचलित है, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती हैं। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है।
इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण अगर देखा जाए कि भारतीय शासन में एकात्मक सरकार के क्या लक्षण हैं, तो राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये एकात्मक शासन के लक्षण हैं। क्या है? राज्यपाल के पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। भारतीय संविधान को अगर कहा जाए तो ये मूलतः संघात्मक शासन व्यवस्था है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा। केसी व्हीलर ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन केसी व्हीलर ने कहा। वी आर अम्बेडकर ने भारत को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये है ए, मतलब व्यक्तियों का एक समुदाय हो जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो। मतलब क्या हो? ये व्यक्तियों का एक समुदाय हो, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो, वो राज्य की परिभाषा ये है। राज्य शब्द का राजनीतिक संस्था तथा संगठन को संदर्भित करता है, जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसका एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयों के संदर्भ में स्वतंत्र है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता है। भारत के संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्य के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की, भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये है संसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। अगर शासन प्रणाली कहा जाए तो दो ही शासन प्रणाली है, एक संसदनात्मक होता है और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक होता है। तो भारत में जो है ना, वो संसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान की सामान्यतः दो पद्धतियाँ, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती है, संसदनात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें
वह होती है जिसमें सरकार सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है तथा उसके द्वारा हटाई जा सकती है। मतलब सरकार जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान के संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है और इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का भी भाग होता है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया? ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ किया गया। वर्तमान में संसदनात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इस बात से भारत जो है वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से अलग है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन के संसदीय प्रणालियों में लागू है। हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो भारत किस प्रकार से भिन्न है? तो भारत ये दोनों सही है। इसमें किस प्रकार से भिन्न है? तो जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद के विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित नहीं है, परिसीमित है। मतलब संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वो भी सीमित है भारत में, जबकि यह ब्रिटेन में सर्वोपरि है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये सही है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकता है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद के विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय में यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान के मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है क्योंकि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीश की संख्या 5 होगी। इनके में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये अध्यक्षात्मक सरकार भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है क्यों? जबकि संसदनात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ये गलत है। भारतीय संविधान प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो ये जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। और ये संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारत के शासन की व्यवस्था शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, विकल्प ई सही उत्तर है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये नहीं है, जवाबदेह नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, नहीं, ये न्यायपालिका क्या है ना, न्यायपालिका उस पर न्यायिक निर्णय कर सकता है। निम्नलिखित कथनों में उस कथन का चुनाव कीजिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तो मंत्रिमंडल के तो निहित सिद्धांतों का अभिव्यक्त करता है, तो इसका ये सी सही है। इसमें मतलब सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार में अंतर्निहित होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। मतलब चारों कथन हमारा इसमें सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की नहीं है, ये एक संविधान संगत सरकार है, सही है। लोकतांत्रिक सरकार है, सही है। विधि का शासन है यहाँ पर, सही है। सत्तावादी सरकार है, ये सत्तावादी सरकार यहाँ नहीं है। भारतीय शासन व्यवस्था प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्ताधारी सरकार नहीं होते। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान से उसको प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप
केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों के विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। सांविधिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो, कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो, उसे सांविधिक सरकार कहा जाता है। सांविधिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। सांविधिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट का मिलन करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, दोनों कथन सही है। और लेकिन ये दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। और कथन ये भारत का अपना एक संविधान है इस कारण लोकतांत्रिक देश है, ये कहना गलत है। मतलब वो व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका में प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग, भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत अपना लिखित संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगरों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं में लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग से है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह करता है कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती हैं तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी सरकार भारतीय शासन का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी है और राजनीतिक समानता भी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान का आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार हैं जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हो। निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? इसमें एकल कार्यपालिका होता है। संविधान की कठोरता ये नहीं है। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता नहीं है। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना ये नहीं है। क्या है तो इसकी विशेषता?
एकल कार्यपालिका इसकी विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है इस ऊपर। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इसे प्रजातंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। यह अच्छे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिकों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें जो राज्य का अध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किसने विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है। ये है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण से यह भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत संविधान कैसा है? न ही कठोर और न ही लचीला, अंशतः कठोर। भारत का जो संविधान है ना वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों को संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों को संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है, उसमें न्यायिक समीक्षा का अंतर है। निम्नलिखित कथनों पर हमें कुछ से मिलान करना, कथन और कारण दिया गया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ये क्या है? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। मतलब ये कथन जो है वो मतलब कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली की व्यवस्था करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रावधानों में एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये बात गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ये कहना कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये बात दर्शाता है कि उसका स्वरूप संघीय है। भारत की राज्य व्यवस्था में संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है ताकि संघीय सरकार में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिकता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के उच्च सदन राज्यसभा में सर्वोच्च संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को भी प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय संविधान व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, एक हरी नागरिकता भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? इसमें कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? हमें एकात्मक तत्व देखना है। तो लिखित संविधान, ये तो लिखित संविधान संघात्मक का विशेषता है। ये कठोर संविधान भी संघात्मक का विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक की विशेषता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो है वो एकात्मकता का, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो एकात्मक का लक्षण है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघात्मक का लक्षण है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये जो है वो हमारा ये एकात्मक का लक्षण है। संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण है, जबकि संवैधानिक संकट जो है वो एकात्मक संविधान का लक्षण है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या ये 4, 6 और 7 उल्लेखित तत्वों में भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, यूनिटरी एलिमेंट्स फीचर्स है। क्रम संख्या 1, 2, 3 पर उल्लेखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है। क्रम 5 में उल्लेखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारित रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध हैं। समवर्ती सूची और उसमें प्रमाणित विषयों पर संघ के अध्यारोपित विधायी शक्ति, राज्यों के नाम और भूगोल बदलने की संसद की शक्ति, राज्यों के कमजोर वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विविधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों के का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्यों के हित सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, जिसके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्तित परिसंघीय संविधान से सुभिन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन से हैं? शक्तियों का पृथक्करण, ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि है। न्यायिक पुनर्विलोकन एकात्मक का नहीं है ये। अखिल भारतीय सेवाएं ये है।
भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघीय व्यवस्था का संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभु सत्ता संपन्न है। नहीं, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, ये भी गलत है। तो एक और दो दो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र के राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियों इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा एवं विदेशी मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यह न्यायिक शक्तियों के सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। कथन और कारण दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तभी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये हमारा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है। राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नीचे दिए गए कथन और कारण से संबंधित फिर है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं। तो ये ये कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा गया है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे। कौन? जेपी और महात्मा गांधी। कथन है और उसका कारण है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। ये कथन सही है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त, न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। ये भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया जाता है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। फिर से कथन और कारण है। कथन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी सही है। और इसी कारण क्या है ना कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है वह निरंतरता एवं परिवर्तन के रूप में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं।
स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की पुष्टि करता है। महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये तो सही है, आर भी सही है और ए भी सही है, और वो व्याख्या भी कर रहा है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान एवं गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें अनेक संविधान की अनुभव समाविष्ट है। ये भी सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसमें से देखा जाए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने के कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए ना, वो सारे विकल्प सही हैं। कि संविधान बृहद इसलिए है कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय व्यवस्था है। कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के संघीय प्रणाली है, ये बात सही है। भारत में सरकार में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फेडरल एंड यूनिटी दोनों प्रकार की प्रणाली है, गलत है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है, ये भी गलत है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान में कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देती है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। मतलब भारतीय संविधान को संघीय संविधान ही कहा जाता है, एकात्मक संविधान नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है ये। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी है। यह संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत है। सहमति का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विसदनीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते से नहीं है। मतलब इसमें जो भारतीय संघ में जो निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ हैं, वो उनके बीच किसी सहमति या समझौते से नहीं हुआ है तथा भारतीय संघ के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, वहाँ के राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ये अलग नहीं हो सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अतः विकल्प डी भारत के संघीय राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। नीचे दिए गए 2 कथनों में हमें कथन और कारण दिए गए हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों कथन अलग अलग कथन हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, ये भी सही है। और आर ए की व्याख्या करता है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यह अर्ध संघात्मक है।
तो भारतीय संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे इसे अर्ध संघीय कहा गया है। इसे संघीय इसे अर्ध संघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास वासु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो है संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत का जो संविधान है वो उसकी प्रकृति संघीय भी है, एकात्मक भी है, संसदीय भी है। और तो ये इसमें क्या है ना, एक से अधिक उत्तर सही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है तथा एकात्मक है और इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। किसने कहा था कि भारत का अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का कथन है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कहा गया B.R. अम्बेडकर ने कहा था। B.R. अम्बेडकर ने ये स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? यह स्वीकार किया हर्बर्ट साइमन ने। मिथकों एवं कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो अस्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन ने इसे अस्वीकार किया था। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया, जबकि ड्वार्फ बाल्डो, फ्रैंक मैरिनो और F.W. रिंग ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियाँ अधिक होती तो स्वाधीनता कम होती। ऐसा नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है इसमें और सही प्रतिनिधित्व भी करता है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि के पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये कहना किसका है? जॉन लॉक का कहना है। निम्नलिखित में कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स जो है विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो विकास प्रशासन क्या है इसके बारे में देखते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक चिंतन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक था? हेनरी फेयोल था वो। हेनरी फेयोल प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतनवादी हेनरी फेयोल
लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थक था। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार की प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? यह कथन है डब्ल्यू बी हॉनकॉम का। यह कथन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा कहा गया है। डब्ल्यू बी डॉनहम ने कहा कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। एक राज्य जिसे जनता सर्वोच्च हो, सही है ये। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, ये गलत है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो, ये सही है। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, सही है। विधि के समक्ष समता, सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जनता का कोई सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में निम्न 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोच्चपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्यथा किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबंधित होता है। विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधिक भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट्स। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः यह स्पष्ट है कि सी उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, गलत। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही है, मतलब केवल 2 सही है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। वस्तुतः राज्य के निरंकुश सत्ता से व्यक्ति स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। यह एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियों में विद्यमान होता है। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। विधानमंडल द्वारा सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार नहीं, बहुदलीय सरकार नहीं। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं उनके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों के कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। भारतीय व्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं? सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर यह राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है, वो है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की
योग्यता का विस्तार करना है और इसके अंदर अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राज्य शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण तथा अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं स्वेच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत दिए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं तो इनके बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो उनका स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी अपनी रचनात्मकता और क्षमता का विकास करते हैं। यह अर्थ में स्वतंत्रता के प्रति रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं को भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति के विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ये केवल 3, मतलब राष्ट्रपति के पॉकेट विटो का शक्ति दिया गया है, यही व्यवस्था समान है, बाद बाकी समान नहीं है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट विटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट विटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिनों में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच पॉकेट विटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास होती है। भारत में जो अपशिष्ट शक्ति है अपशिष्ट शक्ति जो भारत में है वो केंद्र के पास रहता है, जबकि अमेरिका में वो राज्यों के पास रहता है। अमेरिका के उच्च सदन सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान की है? तो ये है हमारा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान की है? वो है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया गया। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों की आवश्यक माना गया है? तो ये माना गया है अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिसके संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसे अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिससे उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और उसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1980 के दशक में। निम्नलिखित में किस दशक में भारत की संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? तो वो है 1980 के दशक में। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा।